गुड मॉर्निंग। आज हम मैग्नेटोस्टैटिक्स कंटिन्यू करते हैं, प्राइमरीली फॉर बीएससी स्टूडेंट्स बट ऑल्सो यूजफुल फॉर एमएससी स्टूडेंट्स। जो भी हम कुछ करेंगे इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन एनईटी एग्जाम और जेस्ट एग्जाम एंड सो ऑन, और बाय एंड लार्ज ग्रिफिथ की किताब को ही फॉलो करेंगे। सो लास्ट टाइम जो हमने किया था मैग्नेटोस्टैटिक्स में वो ये किया था कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ मोस्ट जनरल एक्सप्रेशन current density J, we showed that divergence of B is equal to 0 and curl of B is equal to mu 0 into current density. तो ये इन जनरल होल्ड ट्रू करते हैं हर जगह। इसी के इंटीग्रल फॉर्म भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल B डॉट डी एस इज इक्वल टू 0, और इसका इंटीग्रल फॉर्म हो गया इंटीग्रल B डॉट डी एल इज इक्वल टू mu 0 I enclosed, where current I enclosed is the enclosed current within the path जो इस DL से बाउंड है। अब इसी की कुछ एप्लीकेशंस करेंगे और कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे। तो ग्रिफिथ की एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, सॉल्व्ड एग्जांपल है 5.8। और सॉल्व्ड एग्जांपल में ये दे रखा है एक्स वाई प्लेन के अंदर एक इनफाइनाइट शीट है एंड देयर इज करंट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन विद द सरफेस करंट डेंसिटी एस के, और इस सरफेस करंट डेंसिटी की वजह से हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। कहां? एवरीवेयर। तो इवन बिफोर वी स्टार्ट द प्रॉब्लम कुछ चीजें देखने लायक है। क्या? यदि करंट जो है उसकी डायरेक्शन x है तो स्वाभाविक है कि मैग्नेटिक फील्ड x डायरेक्शन में तो नहीं होगी। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, विल देयर बी अ मैग्नेटिक फील्ड इन द z डायरेक्शन? दो तरीके हैं उसको देखने के। एक आसान तरीका तो यह है कि यदि इधर करंट है, ये मेरी शीट है मान लीजिए, और ये करंट फ्लो कर रहा है शीट के अंदर, शीट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो एक स्ट्रिप ली, उस करंट की वजह से z एक्सिस पे यहां किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। उसका एक ये कंपोनेंट होगा, एक ये कंपोनेंट होगा। इसी प्रकार इसके करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट इधर होगा, उस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की इस डायरेक्शन में होगी, जिसका एक ये कंपोनेंट होगा, एक ये कंपोनेंट होगा। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है z कंपोनेंट कैंसिल कर जाएगा कंप्लीटली। So Bx is 0, Bz is 0, और इस शीट की वजह से शीट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो अभी हमने देखा राइट हैंड रूल से, उससे ये मालूम है कि By is whatever in the minus y direction. Easy to see कि शीट के नीचे क्या होगा, वही राइट हैंड रूल से डायरेक्शंस वो बदल जाएंगी, एंड अंडर द शीट और बिलो द शीट सेम मैग्नीट्यूड y। द फैक्ट कि bz इज इक्वल टू 0 है, ये देखने का एक और बड़ा अच्छा तरीका है। वो क्या? ये हमारी शीट है, ये करंट फ्लो कर रहा है, ये कंपोनेंट यदि मैग्नेटिक फील्ड का होगा, शीट इनफाइनाइट है, तो यदि मैं जैसे जैसे इस शीट को रोटेट कर दूं तो ये कंपोनेंट कैसे चेंज होगा? इट नॉट एक्सपेक्टेड, दिस कंपोनेंट कैन नॉट चेंज। लेकिन बायोट-सावर्त लॉ तो हमें कहता है कि करंट की डायरेक्शन बदल गई तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जानी चाहिए, विच मीन्स यदि शीट को ऐसे कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे हो जानी चाहिए, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं इसको कुछ भी कर लीजिए, ये नहीं बदलेगा। तो दोनों चीजें होल्ड ट्रू तभी हो सकती हैं यदि z कंपोनेंट 0 हो। यदि इतना कुछ मालूम है तो अब तो बहुत आसान काम हो गया। क्यों? क्योंकि अब हमने एक एम्पीरियन लूप लिया यहां पर, ये शीट के ऊपर है, ये शीट के नीचे है, इसकी लेंथ है l और कोई स्मॉल विड्थ है, इन्फिनिटेसिमल, वेरी स्मॉल। तो यहां से यहां आए
तो वी विल राइट एम्पीरियन लूप के लिए जीरो, और नीचे हमने देखा अभी अभी कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन इस तरफ ऑपोजिट रहेगी और एल की डायरेक्शन भी ऑपोजिट है, तो अनदर बी एल, एंड दैट शुड बी द टोटल करंट एनक्लोज। इस केस में करंट एनक्लोज कितना है, K इंटू एल म्यू जीरो। दिस implies so above the sheet it is B is mu 0 by 2 K, and below the sheet so this we will use again later। तो इसी को यूज करते हुए एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 5.17। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ऊपर वाली शीट के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, नीचे वाली शीट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा, और ये दोनों शीट्स इधर मूव कर रही हैं विद अ वेलोसिटी v। और क्वेश्चन ये है कि यदि ये इस वेलोसिटी से मूव कर रही है, चार्ज मूव कर रहा है, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू करंट, सरफेस करंट डेंसिटी, और सरफेस करंट डेंसिटी हम जानते हैं K इज इक्वल टू सिग्मा v मैग्नीट्यूड। तो इसकी वजह से मैं मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाहता हूं, कहां, ऊपर, नीचे और बीच में। ये जो हमने प्रॉब्लम की थी, इस प्रॉब्लम के अंदर बिल्कुल वही अप्लाई करते हैं। हमारा करंट इधर फ्लो कर रहा था इन एक्स वाई प्लेन, तो हम इधर भी इसको x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं, इसको z ले लेते हैं, तो y इज इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, x हो रहा z ऊपर, और सेम आर्ग्यूमेंट यूज करके चूंकि करंट भी उसी प्लेन के अंदर है, z कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, जो कुछ होगी y कंपोनेंट होगी। B due to positive plate above the plate, वो कितनी होगी, माइनस म्यू 0 अपॉन 2 K y, where K is below the plate अब नीचे वाली प्लेट से क्या होगा, नीचे वाली प्लेट से भी अबव द प्लेट तो यही होगी, एक्सेप्ट दैट सिग्मा बदल गया है। तो सिग्मा बदल गया है तो इसलिए नीचे वाली प्लेट की ड्यू टू नेगेटिव प्लेट बी अबव नेगेटिव प्लेट, क्योंकि नेगेटिव है करंट, और बिलो अब दोनों प्लेट की वजह से रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड देखिए, बिल्कुल नीचे चले जाएं, इसके भी नीचे, तो इसकी वजह से ये है और इसकी वजह से ये है, दोनों कैंसिल हो गए, जीरो। इसके ऊपर भी यही है, लेकिन दोनों के बीच में जो है दैट विल बी दिस प्लस दैट। सो फील्ड बिटवीन द प्लेट्स twice of this
Now I want to calculate what is the force on this plate. क्योंकि दोनों प्लेट की वजह से दूसरी प्लेट की जगह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी वजह से फोर्स होगा. And we know that the force is I dl cross B. Equivalently, the force is K into B यदि surface charge density है into d. और फोर्स पर यूनिट एरिया करना है K की डायरेक्शन x है, B की डायरेक्शन y है, नीचे वाली प्लेट की वजह से ऊपर वाली प्लेट. तो K क्रॉस B कितना हो जाएगा? K इज ऊपर वाली प्लेट की वजह से, ऊपर वाली प्लेट का K इज सिग्मा V x. और मैग्नेटिक फील्ड उसकी पोजीशन पे कितनी है? ऊपर कितनी है नेगेटिव प्लेट की वजह से? दिस इज द फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन ऊपर वाला प्लेट. सो ये x क्रॉस y गिव्स मी z एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. अभी कहानी खत्म नहीं हुई. क्यों? क्योंकि ये तो मैंने मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट कर लिया प्लेट के ऊपर. अब मैं इलेक्ट्रिक फोर्स भी तो कैलकुलेट कर सकता हूं. इस प्लेट की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है और पर यूनिट एरिया यदि मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है तो पर यूनिट एरिया इसका वजह से फोर्स जो आएगा दैट विल बी इनटू सिग्मा इन टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि सिग्मा इज द चार्ज पर यूनिट एरिया. और ये नेगेटिव प्लेट इस पॉजिटिव प्लेट को अट्रैक्ट कर रहा है, विच मीन्स ये फोर्स नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है. सो दोनों प्लेट के ऊपर नीचे वाली प्लेट की वजह से ऊपर वाली प्लेट के ऊपर फोर्स लगेगा. एक मैग्नेटिक फोर्स है जो इतना है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स है जो इतना है. कौन सा ज्यादा होगा? नहीं पता. ये तो दिख रहा है डायरेक्शन ऑपोजिट है, लेकिन यदि मैग्नीट्यूड देखें तो अब ये पता कर सकते हैं, यदि हम मैग्नीट्यूड देखें तो ये पता कर सकते हैं फॉर व्हाट वेलोसिटी विल द फोर्स बी इक्वल. सो एक केस में है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और दूसरे केस में है दिस इंप्लाइज v तो यदि ये प्लेट इस वेलोसिटी से मूव कर रही है तो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर होगा. अदरवाइज मैग्नेटिक फोर्स विल ऑलवेज बी वीकर देन द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड दिस, जैसा आपको मालूम है, इज वेलोसिटी ऑफ लाइट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड है. मैग्नेटिक फोर्सेज इफेक्ट्स आर ऑलवेज लोअर देन द इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स बाय अ फैक्टर ऑफ v/c. Next problem, I think it is solved example 5.9. There is an infinite solenoid. Number of turns per unit length and carrying current. और बहुत टाइटली वाउंड है. इसलिए टाइटली बाउंड है तो वी कैन, देयर इज नो नेट डायरेक्शन. जो भी करंट है ऐसे ही है, देयर इज नो करंट गोइंग थ्रू दिस डायरेक्शन. बट इफ यू आर्ग्यू नहीं सर थोड़ा तो वायर ऐसे जा रहा है, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में भी करंट है, वो बहुत आसान काम है. उसको एक बार ऐसे वाइंड कीजिए, फिर दूसरी बार ऑपोजिट डायरेक्शन में वाइंड कर दीजिए, तो नेट करंट अलोंग दिस डायरेक्शन इज 0. अब इस सोलोनॉइड की वजह से मैं अलग अलग जगह मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाहता हूं. बायर-सावर्त लॉ से भी कर सकते हैं, मुश्किल है. लेकिन सोलोनॉइड में चूंकि
सिलिंड्रिकल सिमेट्री है, चूंकि सिलिंड्रिकल सिमेट्री है तो इससे हम क्या करते हैं, हम कहते हैं सोलेनॉइड का ये सोलेनॉइड है इनटू द बोर्ड, एक ये एट अ डिस्टेंस r, एक तो रेडियल फील्ड हो सकती है अंदर से बाहर, एक फील्ड सर्कमफ्रेंशियल हो सकती है, सर्कमफ्रेंशियल मतलब ऐसे जैसे एक लॉन्ग वायर कैरिंग करंट के लिए होता है, और तीसरी फील्ड हो सकती है अलोंग z डायरेक्शन। और सोलेनॉइड का है, सोलेनॉइड ये रही अंदर, तो सोलेनॉइड के अंदर करंट, ये सोलेनॉइड है, वाइंडिंग है, करंट ऐसे जा रहा है, तो ये यदि मैं मेरा एम्पीरियन लूप लेता हूं, देन द नेट करंट पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड इज जीरो। चाहे सोलेनॉइड के बाहर लूं एम्पीरियन लूप, चाहे सोलेनॉइड के अंदर लूं एम्पीरियन लूप, एज अ रिजल्ट ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दिस विल बी जीरो। व्हाट अबाउट द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड? अब ये सोलेनॉइड है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगी तो या तो एक्सिस से बाहर की तरफ होगी या अंदर की तरफ होगी, और बायोट-सावर्त लॉ मुझे कहता है कि करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जाए। तो एक बार सोलेनॉइड में करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, यदि रेडियल है तो ऑपोजिट फ्लो करने से अंदर हो जाएगी। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड को क्या मालूम कि बाहर करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है सोलेनॉइड के अंदर, इसलिए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हैज टू बी जीरो। जो कोई मैग्नेटिक फील्ड है z डायरेक्शन में। अब ये कितनी है ये देखते हैं। ये हमने सोलेनॉइड ले ली और एक एम्पीरियन लूप लिया यहां, बिल्कुल ग्रिफिथ्स के अनुसार कर रहे हैं, और एक एम्पीरियन लूप लिया यहां। अब ये सोलेनॉइड में मान लीजिए करंट ऐसे है राइट हैंड रूल के हिसाब से, जो मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। सोलेनॉइड को हम मान के चल रहे हैं इन्फिनिट है, तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड है, इफ एट ऑल देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड इट इज इन दिस डायरेक्शन, तो यहां B डॉट dl जो आएगा एक तरफ इस डायरेक्शन में आएगा, और जैसे जैसे मैं मेरा लूप, सो B A L minus B B L is mu 0 into current enclosed. Now current enclosed is 0, which means magnetic field here and magnetic field here is the same, which means magnetic field distance पे निर्भर नहीं करती है। और यदि डिस्टेंस पे निर्भर नहीं करती है तो ये तो मैं जानता हूं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे जीरो होनी चाहिए, तो यहां पे भी जीरो है, और यहां पे भी जीरो है, यहां पे भी जीरो है, यहां पे भी जीरो है। लेकिन ये काम करते हुए हमने कुछ अज्यूम किया है। क्या अज्यूम किया है कि इस पाथ के ऊपर जब मैंने B डॉट dl लिखा, उसको मैंने BL लिख दिया। मैंने ये मान लिया कि यहां 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 हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है और उसकी डायरेक्शन यही है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड की एक खास बात है, वो क्या, डाइवर्जेंस ऑफ B इज इक्वल टू जीरो। माने यदि मैंने पूरा वॉल्यूम ले लिया, पूरी सोलेनॉइड सब कुछ, तो उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर नहीं निकल रही, और बाहर नहीं निकल रही तो यहां से बाहर निकल रही है तो वापस अंदर तो जाएगी, कहां जाएगी, और जब ये ऐसे अंदर जाएगी तो थोड़ा सा कर्वेचर होगा, और इस कर्वेचर की वजह से B डॉट dl कैन नॉट बी रिटन एज BL, एंड इफ B डॉट dl कैन नॉट बी रिटन एज BL, तो इसकी वजह से बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगी। किन हालत में जीरो है? चूंकि मैंने अज्यूम किया कि दिस गोज टू इंफिनिटी, एंड इफ इट गोज टू इंफिनिटी ये बाहर नहीं निकलेगी। तो बेसिकली जैसे कैपेसिटर में एज इफेक्ट की बात करते हैं ना, उसी तरह की बात आ गई। अदरवाइज डाइवर्जेंस ऑफ B इज इक्वल टू जीरो डिमांड्स कि सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड को होना जरूरी है। खैर, अब देखा कि यहां पे जीरो है, यहां पे जीरो है, यहां पे भी जीरो है,
और रेडियल डायरेक्शन में हम देख चुके हैं कि नहीं होती मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वाले एम्पीरियन लूप को लें, यहां से यहां 0 0 0, current enclosed, number of turns per unit length into current in each turn. So this implies so a solenoid produces a uniform magnetic field, बिल्कुल उसी तरह जैसे कैपेसिटर produces a uniform electric field, parallel plate capacitor. So this was also a solved example. नेक्स्ट करते हैं ग्रिफिथ्स की प्रॉब्लम है 5.4। एक स्क्वायर लूप दे रखा है, kept at the center of our coordinates, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I। लूप का साइज है A, मतलब a/2 नीचे a/2 ऊपर। इसी प्रकार a/2 नीचे, अच्छा ये तो सॉरी x, so the loop is in YZ plane। अच्छी तरह ड्रॉ नहीं किया शायद मैंने, बट डजंट मैटर। और एक मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है B इज इक्वल टू, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स निकाल लें। तो ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि यदि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक डायपोल के ऊपर फोर्स 0 होता है, जिस प्रकार यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक डायपोल पे फोर्स 0 होता है। बट ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, Z पे डिपेंड करती है। अब ये जो लूप है हमारा, इसके ऊपर फोर्स निकालना है। यहां करंट ऊपर जा रहा है, यहां करंट नीचे जा रहा है। अब आप ये वाला पोर्शन देखिए, यहां करंट इधर जा रहा है अपर हाफ ऑफ द लूप के अंदर, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, एक्स डायरेक्शन में है, और किस पे डिपेंड कर रही है, जेड पे। तो यहां हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग है। इसी प्रकार यहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग है, यानी यहां पर और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है। और चूंकि यहां पर दोनों जगह एक्स भी पॉजिटिव है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, लेकिन करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में। एज अ रिजल्ट इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा और इस पे जो फोर्स लगेगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। व्हाट अबाउट दिस? एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंस हियर। तो जो कुछ होगा वो कहां होगा, यहां क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज KZX। तो यहां Z की वैल्यू है, तो मतलब यहां मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम है। और फोर्स कितना होता है, ILB। तो फोर्स वी कैन राइट एज करंट, लेंथ इज A एंड B इज KZ की वैल्यू है A/2। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन दिस वायर। इसके ऊपर क्या होगा, करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, लेकिन Z अब -A/2 है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो गई। रिजल्ट, फोर्स यही रहेगा, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? ऊपर करंट ये है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, फोर्स इज इन द Z डायरेक्शन। तो आसान सी प्रॉब्लम है, सिर्फ ये है कि Z के देने की वजह से ये डायरेक्शन यहां पर बदल जाती है। प्रॉब्लम नंबर 5.5, बोले एक वायर है, रेडियस A, एंड वायर इज कैरिंग करंट I ओनली ऑन सरफेस। तो यानी ये वायर है, करंट यहां फ्लो कर रहा है, थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर नहीं कर रहा, कोई हॉलो ट्यूब वगैरह नहीं है जो करंट पूछ कहता क्या है, ये पूछता है सरफेस करंट डेंसिटी कितनी होगी। बट सरफेस करंट डेंसिटी हमने कहा था इज गिवन एज करंट पर यूनिट लेंथ, एंड लेंथ इस केस में हो जाएगा सरकमफ्रेंस।
So the surface current density which you may want to use for any purpose will be this. Then the next part of the question, अब ये कहता है करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है अब भी, एक्सेप्ट दैट ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है कि जो वॉल्यूम करंट डेंसिटी है जे आर दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. और कहा क्या है, पता क्या करना है, वॉल्यूम करंट डेंसिटी पता करनी है. तो कैसे पता कर सकते हैं, क्योंकि टोटल आई दे रखा है इसलिए पता कर सकते हैं. तो ये इसका क्रॉस सेक्शन है एट एनी डिस्टेंस आर. आई कैन अगेन डू दिस. सो लेट मी कॉल दिस एज सम कांस्टेंट के आर. This k is not to be confused with that k. Okay, let's call it alpha upon r. तो इसके अंदर कितना हो जाएगा, that will be alpha upon r. That should be the total current, क्योंकि वही तो किया है हमने, करंट डेंसिटी इनटू एरिया इंटीग्रेट. So this gives me 2 pi alpha r. क्या फायदा हुआ ये निकालने का, फायदा ये हुआ that alpha is equal to, इसलिए अब हमको मालूम है कि हमारी वॉल्यूम करंट डेंसिटी जो हमें निकालने के लिए कहा गया था, that is I upon